So, the concept of today is related to field lines. Field lines are basically the lines of poles or lines of charge moving from positive to negative or from negative to positive. Like अगर मेरे पास दो चार्जेस मौजूद हैं तो उन दोनों में से कुछ एनर्जी लाइंस या कुछ एनर्जीज निकल रही होंगी. सो वी वुड बी डिस्कसिंग दोज डायरेक्शंस ऑफ एनर्जीज एंड देयर मोशंस लाइक देयर बिहेवियर्स. तो अगर हम बात करें फील्ड लाइंस की तो हमारे पास फील्ड लाइंस होती हैं lines of energy coming out or going in a charge or particle. So whenever we are having a charged particle or any random particle, it would either be releasing some sort of energies or would be absorbing some sort of energies. तो ये दो केसेस हमारे पास होते हैं, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. इन दोनों केसेस में हमने ये समझना है कि फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं और किस चार्ज या किस चार्ज पार्टिकल में एनर्जीज रिलीज होती हैं और किस चार्ज पार्टिकल्स में एनर्जी एब्जॉर्ब होती हैं. So if we start with the field lines would move either in a straight line or a curve like this, या तो फिर फील्ड लाइंस ऊपर या नीचे की तरफ मूव करेंगी, समथिंग लाइक दिस. तो ये चार मोशंस हैं आपके जिसमें आपकी फील्ड लाइंस ने ट्रेवल करना होता है. नाउ लेट्स डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन एज पर द चार्ज. हमारे पास टोटल दो चार्जेस हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज. तो अगर कभी हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसने सारी फील्ड लाइंस को अपने अंदर टेकन करना है. इट वुड बी एब्जॉर्बिंग द फील्ड लाइंस और द एनर्जी लाइंस. So let's draw a negatively charged particle. You would observe the lines coming into this charged particle. From all directions, the field lines would be coming into it. It would look something like this. And the field lines are basically going into the negative charge. अब अगर हम इसको ऑपोजिट कर लें और हमारे पास बन जाए एक पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस कैसे मूव करेंगी और पॉजिटिव चार्ज ने कैसे बिहेव करना है वो समझ लेते हैं. लाइक इफ आई एम गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज and I'm trying to make up the field lines out of it. So I would observe that the field lines are moving outwards. हमारी field lines बाहर की तरफ move कर रही हैं. Something like this. And the field lines would be moving out, and not only moving out, but they would be moving out from all directions, from all positions and all directions. The field lines would be moving outwards. समथिंग लाइक दिस. तो आपके पास अगर एक नेगेटिव चार्ज आता है तो फील्ड लाइंस ने जाना है नेगेटिव चार्ज के अंदर, जबकि अगर एक पॉजिटिव चार्ज आता है तो फील्ड लाइंस ने जाना है बाहर. नाउ if we discuss these two charges by bringing them closer together, so the lines would go from positive towards negative. लाइक पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हुए आपको फील्ड लाइंस नजर आएंगी. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि पॉजिटिव ने हमेशा फील्ड लाइंस को एमिट करना है और नेगेटिव ने हमेशा फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करना है.
So the negative is going to absorb all the lines coming out of a positive charge. So that's the concept of field lines being drawn over here. तो आपको हर पोजीशन से फील्ड लाइंस मूव करते हुए नजर आएंगी लाइक दिस. अब यहाँ पर कुछ कॉकरोच लाइक शेप बनेंगे आपके पास, समथिंग लाइक दिस. और ये हो गई आपकी फिगर कंप्लीट. द एरो हेड्स मस्ट बी प्रोफाउंडली डिफाइंड. गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव लाइक दिस. एरो हेड का मजाक बिल्कुल भी नहीं है एग्जामिनर का हमारे साथ. एग्जामिनर भाई कहते हैं कि एरो हेड्स ठीक जगह पे होंगे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक जगह पे नहीं होंगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे. सो द एरो हेड्स वुड बी गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव. अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर जो इनकम्प्लीट लाइन रेज हैं ओवर हियर, जो एनर्जी रेज इनकम्प्लीट हैं, उनका क्या करना है? उनका आपने ये करना है कि उनपे एरोहेड बनाना है विद रिस्पेक्ट टू देयर चार्ज. लाइक अगर हम पॉजिटिव की एनर्जी रे की बात करें तो यहाँ पर हमें आउटवर्ड मूव करवाना है डायरेक्शन को लाइक दिस. और जब हम नेगेटिव पे जाएंगे तो नेगेटिव पर इनवर्ड मूव करवाएंगे. सो द लाइट रेज और इनफैक्ट द एनर्जी रेज, जिन्हें हम फील्ड रेज कहते हैं, वो नेगेटिव के अंदर मूव होते हुए नजर आएंगे आपको और पॉजिटिव से बाहर की तरफ मूव होते नजर आएंगे, वेदर इट इज अ कंप्लीट एनर्जी रे लाइक दीज और एन इनकम्प्लीट रे लाइक दीज. तो आपने डायरेक्शन फिक्स रखना है. लाइट रे जो आपकी एनर्जी रे बनती है वो किसी भी फॉर्मेट पे हो, वेदर इट इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट. So let's just complete the remaining ones, showing the direction into the negative charge like this. तो यहाँ पर आपकी फिगर हो गई है कंप्लीट और ये बन गया है आपका एक प्रॉपर फील्ड लाइन रिलेटेड टू दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ब्रॉट टुगेदर. अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे पास फील्ड लाइंस एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए आ जाए जो कि रेक्टेंगुलर है, तो वहां पर क्या करेंगे? वहां पे भी हमने सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करना है. like if I have a positively charged rod and I have a similarly placed on the opposite side negatively charged rod right over here, तो इनकी फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी? सो द फील्ड लाइंस would some of them go straight and some of them would go in the form of a curve like this. कुछ लाइंस जो हैं हमारी वो इनकम्प्लीट रह जाएंगी. इनकम्प्लीट रहने का रीजन क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं अभी. और एक डिफाइंड पैटर्न नहीं है. मैंने कुछ सेंटर वाली एनर्जी रेज स्ट्रेट बनाई है, जबकि कॉर्नर वाली को मैंने कर दिया है कर्व्ड. जबकि आप यहाँ पर चेक करें तो आपके पास यहाँ पे भी कर्व्ड हैं और यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस हैं. सो देयर इज नो डिफाइंड पैटर्न. आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा पैटर्न बनाएं, बट द एरो हेड्स मस्ट बी एक्यूरेट. एरो हेड खराब या गलत नहीं होने चाहिए. like if we are moving from positive towards negative, तो एरो हेड जाएंगे पॉजिटिव से आउटवर्ड्स और नेगेटिव में इनवर्ड्स लाइक दिस. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर नाउ. अब चलते हैं अपने सिमिलर रॉड्स की तरफ. इफ द rods or the charges
आर विद सेम चार्ज, तो अगर उन पे सेम चार्ज होगा तो उन्होंने कैसे बिहेव करना है ये हम समझ लेते हैं. लाइक आई हैव गॉट अ नेगेटिव चार्ज ओवर हियर and I've got another negative charge on the other side. Now what will happen? Now the the energy rays or the rays are going to go opposite of one another. Like they would not coincide or they would not attract one another. In fact, they would go side by side, opposing one another. Like अगर हमारे पास एक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी ने भी अपोज करते हुए स्ट्रेट चले जाना है. दे वुड नॉट कंबाइन टुगेदर. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, दैट द लाइक चार्जेस वुड रिपेल एंड द अनलाइक चार्जेस वुड अट्रैक्ट. तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि फील्ड लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी. दे वर बोथ ट्राइंग टू कंबाइन टुगेदर, सो दे कंपेल्ड बोथ ऑफ देयर एनर्जी रेज और फील्ड रेज एंड ब्रॉट देम इनटू अ सिंगल फॉर्मेशन. लाइक उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग फील्ड लाइन जो बनाई थी उनको कंबाइन कर लिया है और अब उन दोनों की जो फील्ड लाइंस हैं वो आपको एक सिंगल पैटर्न पे नजर आ रही हैं. while over here in this case if you see the rays or the field lines are trying to go away from one another, so they would never combine together and in fact they would go opposite to one another, something like this. I hope this is perfectly clear to all of you. Now the good thing is कि यहाँ पर भी हमारे concepts जो हैं वो straight है बिल्कुल. There's nothing new. The only thing is कि patterns कैसे बनाए जाएंगे. तो patterns में भी अच्छी बात ये है कि examiner ने आपको open hand दिया हुआ है and he does not demands like any sort of specific pattern. Although it's like important that you draw the arrowheads correctly. तो arrowheads बनाने के लिए हमने देखना है अपना चार्ज. तो हमारे पास दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं. So can anyone of you tell me what would be the direction of arrowheads? Would it be towards or away? Like the arrowheads would be going towards negative or away from negative? Towards. Very good. So the field lines would show a pattern of rays moving towards the negative charge. Something like this. I hope this is perfectly clear to all of you. यहाँ पर हमारा field lines का concept हो गया है complete. If any one of you is having any sort of query, just feel free to ask. Or is every one of you is perfectly clear? जी सबको क्लियर है या किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी? ओके परफेक्ट. अब यही काम अगर हम पॉजिटिव के साथ करते तो हमारी जो पैटर्न्स हैं वो एग्जैक्टली सेम बनती. द लाइंस और द फील्ड लाइंस वुड हैव been created in the exact same fashion. The only difference would have been of arrowheads. तो आपके arrowheads जो अभी inwards move कर रहे हैं वो away move करना शुरू हो जाएंगे. So if there is positive, the field lines would be exactly same with opposite direction. Arrowheads बाहर की तरफ बनेंगे. So that's the entire concept related to field lines and this is like very important for paper 2. पेपर 2 में बनाने के लिए आ जाता है. पेपर 1 में यूजुअली इतने कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं मिलेंगे फील्ड लाइंस के, लेकिन फिर भी पेपर 1 के लिए भी खासा इंपॉर्टेंट है ये. सो वी आर नॉट डन विद आवर टॉपिक ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और अब हम मूव करने लगे हैं अपने नए चैप्टर की तरफ विच इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 16. Okay, so current electricity is more of the like backbone of this entire physics syllabus. और करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करते हुए आपके पास तकरीबन 5 to 6 चैप्टर्स मजीद होते हैं which are based or somewhat related to this particular chapter. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पेपर शेयर काफी हेल्दी होता है, एग्जामिनर को बहुत पसंद है ये चैप्टर
और ना सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 बल्कि पेपर 4 में भी काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और एग्जामिनर ऑन एंड ऑफ इसके पेपर 4 में भी क्वेश्चंस देते रहते हैं. So let's start with the paper share. So in paper 1 it would have about 4 to 5 marks. In paper 1 4 से 5 MCQs रहते हैं इसके. पेपर 2 में ये तकरीबन 10 मार्क्स तक आ सकता है, और पेपर 4 में ये आपके पास जाता है तकरीबन 10 marks तक. So it would have a healthy 20-25 marks in each and every single paper. And one thing more, that in paper 2 it usually used to come up in section B. section B में इसका एक क्वेश्चन लगा होता था. अभी हमारे पास सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऑल्दो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये चीजें. होता कुछ ऐसे था that your paper 1 was having 40 marks, 40 MCQs. That's exactly same even now. Paper 4 used to have 30 marks and 1 hour. That's also exactly same. There's no change. 5 to 6 questions होते थे, और कुछ cases में 4 questions भी होते थे paper 4 में. Then paper 2 used to have section A and section B. सेक्शन ए में हमारे पास होते थे 7 to 8 क्वेश्चंस, जबकि सेक्शन बी में हमारे पास होते थे 4, जिनमें से हमें करने होते थे 3 क्वेश्चंस. So this chapter of current electricity used to have a question in section A and then a question in section B. सेक्शन ए में एक छोटा क्वेश्चन होता था और सेक्शन बी में एक मेजर क्वेश्चन आता था 10 मार्क्स का. नाउ द बैड थिंग इज कि सेक्शन बी में पहले चॉइस हुआ करती थी, जो कि अब आप लोगों के टाइम पर हो चुकी है खत्म, और अब कोई चॉइस नहीं होगी. एंड पेपर 2 would not have any such themes of section A or B and would right away have 11 or 12 questions with no choice. So there would be no choice in any of the questions. The marking share is exactly same. 75 marks का होता है, 50% share होगा इसका पूरे syllabus में. And the result would also have 50% share for paper 2. और इस 50% के मार्क्स होते हैं हमारे पास 75. तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया है कि अब करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम चॉइस भी कंसीडर नहीं कर सकते, और हम डिपेंड नहीं कर सकते चॉइसेस के ऊपर फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी. यूजुअली ये होता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास एक टॉपिक है विच इज रिलेटेड टू सर्किट्स. सीरीज और पैरेलल सर्किट्स होते हैं. अगर आप लोगों ने कभी सुना हो या पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि 2 टाइप के सर्किट्स थे. तो वो सर्किट्स हमने यहाँ पढ़ने होते हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट्स को उन सर्किट्स में या उनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स में या कैलकुलेशंस में काफी प्रॉब्लम होती है. तो हमने काफी थॉरोली पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी को, और काफी डिटेल में पढ़ेंगे सर्किट्स को. तो सर्किट्स को इसलिए आप डिटेल में पढ़ना है क्योंकि चॉइस का सीन ऑफ हो चुका है, और पेपर 2 में अब अगर ये क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स, तो हमारे पास बचने का कोई सीन नहीं है. अब या तो हम क्वेश्चन को मार देंगे या क्वेश्चन से मर जाएंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ. तो कुछ चीजें यहाँ पर जो हमें समझनी है वो बिल्कुल बेसिक्स होंगी. आज हम कोशिश करेंगे कि अपनी बेसिक्स को रैप अप कर लें, और फिर इंशाल्लाह आगे के कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलेंगे. तो सबसे पहली चीज जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझने की है वो करंट ही है. करंट समझना है मुझे सबसे पहले कि करंट क्या होता है. ऑल्दो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ करंट के बारे में थोड़ा बहुत स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और समझेंगे कि करंट क्या होता है, करंट का ऐसा यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है, और करंट की यहाँ पे टाइप्स भी समझनी है हमें. सो लेट्स स्टार्ट विद करंट. इज देयर एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ आइडिया व्हाट इज करंट? किसी को कुछ आइडिया है या पिछले लेक्चर्स में से याद हो अगर, व्हाट इज करंट? हम क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं तो ये मेरा राइट है, मैं पूछ सकता हूँ आप लोगों से. आप में से कोई बता सकता है? वेरी गुड मीना, इट्स द फ्लो ऑफ चार्ज. करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज through a body.
तो किसी बॉडी में से अगर चार्ज पास होना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं करंट। अब चार्ज एक आयन भी हो सकता है, लाइक अगर आप में से कोई केमिस्ट्री का है स्टूडेंट तो उसे पता होगा कि आयन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अगर चार्ज हमारे पास एक आयन है या एक इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को ही हम चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आयन मूव करे या इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए तो दोनों ही केसेस में हम करंट कहते हैं उसे। देन फ्लो ऑफ करंट और लाइक फ्लो ऑफ चार्ज इज कंसीडर्ड एज करंट। और ये जो चार्ज पास कर रहा है ये रिलेट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज करंट। तो करंट क्या है? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है बॉडी से या मटेरियल से, उसे हम कहते हैं करंट। और वो डिपेंड दो चीजों पर करता है, एक होता है चार्ज की क्वांटिटी और दूसरा होता है टाइम। सो द फॉर्मूला इज आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी, जहां पे आई आपके पास होता है करंट, क्यू होता है चार्ज और टी होता है टाइम। नाउ द थिंग ओवर हियर इज कि क्या करंट का कोई ऐसा यूनिट है? तो बिल्कुल करंट का ऐसा यूनिट होता है। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 गौर से पढ़ा होता तो आप लोगों को याद होगा कि हमने वहां पर कवर किया था ड्राइव्ड और बेसिक क्वांटिटीज को। तो जो हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो तो लिमिटलेस हैं, लेकिन बेसिक क्वांटिटीज सिर्फ 7 पढ़ी थी हमने, जिनमें से एक करंट था। और वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि करंट को हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब वो टाइम आ चुका है, करंट को हमने पढ़ना है डिटेल में। तो करंट का ऐसा यूनिट वहां पे हमने पढ़ा था एम्पियर। दैट्स गुड टू सी कि आप लोगों में से ऑलमोस्ट सबको ही एम्पियर या ऐसा यूनिट याद है करंट का। तो अब चलते हैं आगे और समझते हैं कि करंट कैसे वेरिएट हो सकता है, लाइक हाउ कुड वी चेंज करंट। तो करंट को चेंज करने का सीन ये है कि आप अगर चाहें कि करंट ज्यादा पास करे या कम पास करे किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी में से, तो उसके लिए आपने सिर्फ एक काम करना है। आपने क्या करना है? चार्ज के फ्लो को या तो बढ़ाना है या कम करना है। सो इफ आई विश टू हैव greater current, I would just increase the number of charge. Greater charge flow will lead to greater current. इसीलिए अगर आप किसी एक सेल को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो आपको बिल्कुल कोई शॉक या कोई झटका या इलेक्ट्रोक्यूशन महसूस नहीं होती। दैट इज बिकॉज नॉट इनफ अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी। लेकिन अगर आप वही काम एक हाई टेंशन केबल के साथ करें, लाइक एक हाई वॉल्यूम पावर सप्लाई के साथ करें, जो कि लाइक पाइलन्स पे या बड़े बड़े आपने देखा होगा लाइक वायर्स के साथ, थिक वायर्स के साथ मूव कर रहा होता है अक्रॉस द हाईवेज और अक्रॉस द सिटीज। तो अगर आप उसको पकड़ेंगे तो आपको एक झटका लगेगा, एक शॉक लगेगा और बाद में आप फरिश्तों के पास पहुंच जाएंगे। तो आपको हजरत जिब्राइल जो है वो डायरेक्ट फेस टू फेस नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये एक मैजिक हो जाएगा आपके साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हजरत जिब्राइल नजर आ जाए तो कभी ट्राई कर लीजिएगा हाईवे जाकर, लेकिन अभी फिलहाल नहीं करना है। और दूसरी बात, तार को पकड़ने का डिसीजन आपका अपना होगा। मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि सर ने आइडिया दिया था। रिकॉर्डिंग में से भी मैं कोशिश करूंगा डिलीट कर दूं ये पार्ट। तो अब चलते हैं आगे। हमें ये समझना है कि चार्ज या जो हमारा लाइक आयन या इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो क्यों करता है। तो वो फ्लो करता है एक सर्टेन एनर्जी के साथ। उस एनर्जी का नाम होता है वोल्टेज। क्या नाम होता है उस एनर्जी का? वोल्टेज। अब स्कूल में ज्यादातर आप लोगों को चूना लगाया जाता है ये बताकर कि वोल्टेज जो है वो इटसेल्फ एक क्वांटिटी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल में आपके जो टीचर हैं वो आपको मिलकर पागल बना रहे हैं, जैसे ये सब मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया
इन्होंने हमें वोल्टेज एज अ क्वांटिटी पढ़ा दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि वोल्टेज फिर आपको डिफिकल्ट लगने लगता है। तो आपने क्या करना है, आपने वोल्टेज को एनर्जी कंसीडर करना है बस। यू वुड से दैट करंट और चार्ज हैज अ सर्टेन एनर्जी, हैज अ सर्टेन एनर्जी known as वोल्टेज। तो अगर हम एक करंट को बढ़ाना चाहें या करंट के इम्पैक्ट को बढ़ाना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम उसको ज्यादा एनर्जी दे देंगे। जैसे ही आपने चार्जेस को ज्यादा एनर्जी दी तो चार्जेस तेजी से मूव करना शुरू कर जाएंगे। प्रीवियसली दे वर मूविंग ग्रेजुअली स्लोली, नाउ दे वुड मूव क्विकली। फौरन से ब्लिंक ऑफ एन आई में वो मूव करेंगे एंड दैट वुड लीड टू हायर अमाउंट ऑफ करंट बीइंग ऑब्जर्व। आपको अगर ज्यादा करंट ऑब्जर्व करना है तो आप चार्जेस की क्वांटिटी के साथ साथ उनकी एनर्जी को भी बढ़ा दें, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आउटपुट मिलेगा आपको, वो इमेंसली इंक्रीज होगा, हाई होगा बहुत ज्यादा। तो अब समझ लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है टाइप्स ऑफ करंट से रिलेटेड। तो क्या आप में से किसी को याद है टाइप्स ऑफ करंट? यस, एनी वन ऑफ यू? Very good, Amna. There are two types of currents. One is AC and the second one is DC. तो हमारे पास टाइप्स ऑफ करंट आ जाते हैं दो। एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और दूसरा हमारे पास होता है डायरेक्ट करंट। अब इससे पहले कि हम ऑल्टरनेटिंग या डायरेक्ट करंट स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और दे देता हूं, विच इज बेसिकली रिलेटेड टू कन्वेंशनल और रेगुलर करंट। तो आप में से किसी को आइडिया है कन्वेंशनल करंट क्या होता है और रेगुलर करंट क्या होता है? Yes, anyone? What is a conventional and regular current? Okay, I'll just tell you. कन्वेंशनल करंट का सीन ये है कि पहले जब साइंटिस्ट बेचारे ज्यादा नॉलेज नहीं रखते थे तो उनको लगता था दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली फ्लोइंग लाइक फ्रॉम द पॉजिटिव साइड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। लाइक अगर आपके पास एक बैटरी है और उस बैटरी पे आपके पास लगा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, तो पहले साइंटिस्ट ये समझा करते थे कि हमारे पास करंट जो है वो मूव कर रहा है पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ, और इसको हमने नाम दे दिया था उस वक्त करंट। अब जब हम स्टडी बढ़ाकर, अपनी नॉलेज बढ़ाकर साइंस के रिसर्चेस करने पहुंचे तो हमें पता चला कि ये तो बिल्कुल गलत था। हमारे जो साइंटिस्ट भाई थे उन्होंने हमारे स्कूल टीचर्स वाला काम कर दिया, हमें आधा अधूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया या गलत नॉलेज दे दी। तो हम परेशान हो गए। फिर हमने क्या किया, हमने कोचिंग ज्वाइन कर लिया और हम प्राइवेट हो गए। तो हमें पता चल गया कि रेगुलर करंट एक नई चीज है जो कि ओरिजिनल करंट होता है, और वहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टू दी पॉजिटिव साइड। तो पता ये चला कि हमारा जो टर्मिनल है वो इनडिफरेंट है और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। प्रीवियसली इट वाज ऑब्जर्व्ड
that the charges are flowing from positive to negative side. बाद में जब हमने स्टडी बढ़ाई तो हमें पता चला कि चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, विच मीन्स दे आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव लाइक दिस, एंड दिस वाज द करेक्ट डायरेक्शन. अब प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि हम एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे थे, और जो हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट से उनमें हमने ये समझा था कि कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है. तो हमने जितना भी स्टडी किया था वो सब कन्वेंशनल करंट की बेसिस पर था. तो हमने बहुत सारी मैग्नेटिक लॉज, बहुत सारे इंडक्शन सिस्टम्स हमने कवर कर लिए थे कन्वेंशनल सिस्टम पे. तो होता यह है कि आज भी हमारा जो इंडक्शन सिस्टम है या जो मैग्नेटिक सिस्टम है वो कंसीडर करता है करंट को कन्वेंशनली. तो ये चीज आप लोगों ने रखनी है याद कि आपका जो चार्ज है वो बेसिकली अगर कन्वेंशनल करंट में मूव कर रहा है तो वो कहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? इंडक्शन में या मैग्नेटिज्म में. तो मैग्नेटिज्म और इंडक्शन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें कन्वेंशनल करंट का सहारा लेना होगा कई सारी जगहों पे. while if we talk about the regular current, तो रेगुलर करंट हमारा फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जो कि एक्चुअल करंट है. और हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट सिस्टम है वहां पर हमने कंसीडर करना है कॉन्सेप्ट्स को विद रेगुलर करंट. तो रेगुलर करंट के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, कन्वेंशनल करंट के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं इंडक्शन या मैग्नेटिज्म में. तो ये क्लियर होना चाहिए आपको. तो अब पता ये चला कि रेगुलर करंट को ही हम ऑब्जर्व करेंगे अपने पूरे इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन में, वेदर बी इट स्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 16. तो अब वापस आते हैं हमारे एक ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की तरफ, और समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं या कहाँ पे मिलते हैं. तो स्टार्ट करते हैं एसी और डीसी करंट्स को. साथ में एक क्वेश्चन भी आ गया है, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन ये है दैट how did we like came up to this understanding or this finding that the charges are flowing from positive to negative or from negative to positive. तो हुआ कुछ ऐसे कि पहले जो हमारे साइंटिस्ट भाई थे उनको लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव से दूर जाता है और नेगेटिव के करीब जाता है, जब तक लाइक और अनलाइक चार्जेस की थ्योरी नहीं आई थी. जैसे ही हमने ये ऑब्जर्व किया कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो हमें यह भी समझ में आ गया कि देखें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, कोई बता सकता है? यस, मीना, रमशा, एनी वन ऑफ यू? नेगेटिव चार्ज है. तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया नेगेटिव. अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इलेक्ट्रॉन पे खुद चार्ज नेगेटिव है तो क्या वो नेगेटिव के करीब जाएगा या नेगेटिव से दूर भागेगा? व्हाट डू यू थिंक? विल इट मूव क्लोजर टू नेगेटिव और मूव अवे? will it run away from negative? It would run away from negative. Very good आमना. तो हमारे पास लॉजिक ये बनती है कि जब आपके पास लाइक चार्जेस होंगे तो उन्होंने डेफिनेटली एक ही काम करना है, और वो है रिपल्जन. उन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना है. तो लॉजिकली मुझे ये पता चल गया कि भाई किसी भी केस में कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रॉन को आप भले जितनी भी रिश्वत दे दें, उसने इलेक्ट्रॉन को कभी भी मूव नहीं करवाना है नेगेटिव की तरफ. इलेक्ट्रॉन कभी भी नेगेटिव की तरफ मूव नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ईमानदार आदमी है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है. उसने ब्राइब लेकर भी नेगेटिव की तरफ नहीं जाना, वो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड बाय द ऑपोजिट टर्मिनल. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलर एंड कन्वेंशनल करंट ऑन द बेसिस ऑफ लाइक देयर टर्मिनल्स एंड चार्जेस. आई होप नाउ दिस इज परफेक्टली क्लियर कि ये हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन ने नेगेटिव पे मूव करना है या पॉजिटिव पे. तो अब आ जाते हैं वापस टाइप्स ऑफ करंट की तरफ. तो अब मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई रेगुलर करंट ही है
जिसको आप कंसीडर करेंगे यहाँ पर, और ऑल्टरनेटिंग और जो आपके डायरेक्ट करंट्स हैं उनमें आपने कॉन्सेप्ट्स को कैरी करना है विद रिस्पेक्ट टू रेगुलर करंट विच इज द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट which changes which changes its terminals from positive to negative and vice versa। तो पता ये चला कि हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो अपने टर्मिनल्स को फ्लिप करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो जब भी कभी आप एक ऑल्टरनेटिंग करंट से डील कर रहे होंगे तो आपको नजर आएगा कि आपका जो टर्मिनल है वो क्विकली फ्लिप हो रहा है, वेरिएट हो रहा है, which means that let's say if you are having a positive terminal on left side and the negative on the right side for 1 second, एक मोमेंट के लिए अगर आपका टर्मिनल है पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट और नेगेटिव ऑन द राइट, तो आपको नजर आएगा कि भाई ये जो मेरे टर्मिनल्स हैं वो अगले ही मोमेंट में चेंज हो गए। they would change in the very next moment, in the very next instance, and you would see that now you are going to have negative on left and positive on the right। ये होता है alternating current। The terminals would continue to change, they would not remain the same at any given moment। Now if we talk about the direct current, तो डायरेक्ट करंट में ऑपोजिट हो जाएगा। यस, मैं ना, आई विल रिपीट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इन द डायरेक्ट करंट, the charges or the current will never change the terminals। So if you are observing a power supply with direct current, you would see that your charges are not changing at any given point। आपके जो टर्मिनल्स हैं वो अपना चार्ज या अपना पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करेंगे। अगर आपने लेफ्ट पर रखा है नेगेटिव और राइट पे रखा था पॉजिटिव इन द फर्स्ट केस, तो आपको कुछ देर बाद नजर आएगा कि आपके टर्मिनल्स एग्जैक्टली सेम है विद नो डिफरेंस एट ऑल। while in alternating currents the terminals were continuously changing। so I hope this is now perfectly clear। alternating current में आप अगर एक साइड पर एक चार्ज रखते हैं, अगले ही मोमेंट में वो चार्ज वहां से चेंज होकर दूसरी साइड पे चला जाता है। so if negative was on left, in the very next instance the negative would come on the right and then would again go back to the left। तो right left चलता रहता है और कभी भी नहीं रुकता। ये होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। दूसरा आपके पास है डायरेक्ट करंट, जिसमें आपके पास अगर लेफ्ट पर नेगेटिव फिक्स किया है आपने, तो आपको अगले मोमेंट में या अगले साल या अगले डेकेड में या अगली सेंचुरी में नेगेटिव ही नजर आएगा लेफ्ट साइड पर, पॉजिटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट इज द केस विद डायरेक्ट करंट। नाउ देयर इज सम फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस चेंज इन ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में आपके पास फ्रीक्वेंसी का गेम होता है। फ्रीक्वेंसी ये कहती है दैट ऑल्टरनेटिंग करंट विल हैव द फ्रीक्वेंसी एट 50 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी ये कहती है कि भाई मैं डिफाइन करूंगी कि एक सेकंड में इसने कितनी बार अपने टर्मिनल को फ्लिप करना है। सो इन 1 second the frequency is 50 hertz, which means that in 1 second I am going to flip the negative to positive and positive to negative how many times? 50 times।
1 सेकंड में 50 हर्ट्ज तक हमारी जो टर्मिनल फ्लिपिंग है वो चलेगी. लाइक द नेगेटिव वुड गो टू द अदर साइड एंड वुड रिटर्न बैक, वुड गो फॉरवर्ड, वुड रिटर्न बैक, गो फॉरवर्ड एंड रिटर्न बैक. ये कितनी बार होगा? 50 टाइम्स होगा. और कुछ कंट्रीज में ये 60 टाइम्स भी होता है. सो basically the frequency could go anywhere from 50 until 60. That depends on the country you are living in और द पावर प्रोडक्शन दैट यू आर जनरेटिंग. तो आप कितना या कैसा पावर जनरेट कर रहे हैं और आप किस स्टेट में, किस कंट्री में मौजूद हैं, उन सारे फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोड्यूसर्स. लाइक हमारे पास कौन से ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करना है और कौन से ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करना है. So the practical example of alternating current is any moving producer. Any moving producer. अब ये बहुत ही अच्छा तरीका है याद रखने का प्रोड्यूसर्स को. So I'll just explain it to you. Any moving producer will give AC. Now, what happens is that whenever we are dealing with any sort of moving producer, the one who is like moving to generate current would always give alternating current. कोई भी ऐसा प्रोड्यूसर जो मूव कर रहा है करंट जनरेट करने के लिए, मूव कर रहा है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट ही जनरेट करेगा. और कोई भी ऐसा प्रोड्यूसर जो स्टेशनरी है while producing the object or the producer is not moving, उसने जनरेट करना है डीसी. सो any stationary producer is giving DC. So what happens is that when you are dealing with any sort of producer which moves to generate electricity or current would always give alternating current, while any producer who's not moving to generate current would always give you direct current. अब इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि आप अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो आपके चार्जेस कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, आपके जो टर्मिनल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं. जबकि यहाँ पर हमारे जो टर्मिनल्स हैं, जो चार्जेस के टर्मिनल्स हैं, वो मूव नहीं कर रहे. द टर्मिनल्स आर स्टेशनरी. तो इसीलिए हमने ये डिफाइन कर दिया है दैट एनी मूविंग प्रोड्यूसर वुड कॉज द टर्मिनल्स टू मूव एज वेल, while any stationary producer would keep the terminals stationary as well. अब इसकी कोई एग्जांपल, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपके पास है एक सेल, एक बैटरी या सेल जो आप घर में यूज करते हैं या आप ऑफिसेज और स्कूल्स में यूज करते हैं. दोज बैटरीज और सेल्स हैव द टर्मिनल्स डिफाइंड. उन पे टर्मिनल डिफाइंड होता है, टर्मिनल चेंज नहीं होता. आप उस सेल को कहीं भी ले जाएं, किसी भी दुनिया के कोने पे ले जाएं या किसी भी अप्लायंस में यूज करें, उसका टर्मिनल डिफाइंड है. ऊपर पॉजिटिव लिखा है, नीचे नेगेटिव, एंड दैट वुड नॉट चेंज एट एनी गिवन टाइम. रीजन क्या है? सेल जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो उसने मूव नहीं होना, वो खड़े खड़े या बैठे बैठे अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेगा. विच मीन्स दैट इट इज अ स्टेशनरी प्रोड्यूसर. वो रुका हुआ है जब उसने प्रोडक्शन देनी है. विच मीन्स दैट इट इज नॉट गोइंग टू मेक द टर्मिनल्स मूव ईदर. क्योंकि वो खुद मूव नहीं हो रहा तो उसने टर्मिनल को भी मूव नहीं करवाना. जबकि ऑपोजिट साइड पर हम अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो आपने विंड टर्बाइंस डेफिनेटली देखी होंगी. विंड टर्बाइंस आर कंटिन्यूअसली मूविंग. जब वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं तो आपको नजर आता है दैट दे आर मूविंग टू प्रोड्यूस करंट. उन्होंने मूव करना है टू प्रोड्यूस द करंट. तो आप मुझे ये बताएं, क्या वो ऑल्टरनेटिंग करंट देंगे या डायरेक्ट करंट देंगे? यस, एनीवन ऑफ यू? The wind turbines would give a moving current or a like direct stationary current. Yes, they would go like give
ऑल्टरनेटिंग करंट, मूविंग करंट देंगे वो. दिस मीन्स दैट एनी मूविंग ऑब्जेक्ट would always end up giving alternating current, while any stationary object or stationary producer would end up giving direct current. अब एक एग्जांपल आप मुझे बताएं कि ये ऑल्टरनेटिंग के लिए है या डायरेक्ट के लिए है. लेट्स टेक अप सोलर पैनल. हम सोलर पैनल की एग्जांपल लेते हैं. तो आप में से कोई मुझे बता सकता है सोलर पैनल ऑल्टरनेटिंग देगा या डायरेक्ट? डायरेक्ट करंट. वेरी गुड. तो हमें ये समझ में आ गया है अब कि हमारे पास जब भी कभी कोई एक ऐसा प्रोड्यूसर होगा जिसने मूव करना है तो वो देगा हमें ऑल्टरनेटिंग करंट, जबकि कोई ऐसा प्रोड्यूसर जिसने मूव नहीं करना वो हमें देगा डायरेक्ट करंट. तो सोलर पैनल भी एक डायरेक्ट करंट प्रोड्यूसर है, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसर नहीं है. अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मुझे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए दैट आई नीड टू कन्वर्ट a direct current into alternating or an alternating current into direct, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये समझना है. ये समझ लेंगे तो फिर हमने क्लास को रैप करना है आज. सो जस्ट लेट मी राइट डाउन द एग्जांपल फर्स्ट. सो वी हैव आवर जनरेटर, we have our turbine, and we also have wind turbines, and another famous sort of energy producer or electricity producer is your wave producer, जिसको आप वेव एनर्जी बोलते हैं. जो आपके सी वेव्स होती हैं, जो ओशियनिक वेव्स होती हैं, उनसे भी हम वेव्स को यूज करके एनर्जी या आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करते हैं. नाउ द गुड थिंग इज कि आप लोगों को थोड़ा सा फायदा अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में इसलिए होने वाला है क्योंकि आई एम माई सेल्फ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. ऑल्दो मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड. आई एम कंटिन्यूसली लाइक टीचिंग. तो थोड़ा सा ये है कि कॉन्सेप्ट्स जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं वो आप लोगों को बेनिफिट कर जाएंगे. I'll try and dig down deep into the concepts of electrical circuits, और हमने फिर जो है इनको डिटेल में पढ़ना है. तो वेव एनर्जी जो है वो काफ़ी आजकल ऑन हुआ हुआ है और काफ़ी बड़ी बड़ी फर्म्स दुनिया में इस पे काम कर रही हैं. इवन आर मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन फ्रॉम बिल गेट्स इज फंडिंग अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स टू वर्क ऑन वेव एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि ये 24/7 चलता है और नॉन सीजनल होता है. लाइक आप अगर सन रेज को यूज कर रहे हैं बाय सोलर पैनल्स तो सीजनल होता है और उसकी टाइमिंग्स भी होती है. लाइक अंटिल द सन इज देयर यू प्रोड्यूस एनर्जी, वंस द सन इज गॉन द एनर्जी इज स्टॉप्ड एज वेल. तो वेव्स के साथ ऐसा सीन नहीं है. दिस इज 24/7 एंड नॉन सीजनल. लाइक सन जो है उसकी टाइमिंग्स कम ज्यादा होती हैं एज पर द सीजन. लाइक अभी विंटर्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ पर जो सन टाइमिंग्स हैं वो रिलेटिवली कम हो गए, जबकि वेव्स का टाइम उतना ही है. दे आर 24/7 एंड नॉन सीजनल. तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वेव एनर्जी का. एंड द गुड थिंग इज कि एज ऑलवेज पाकिस्तान इज डूइंग नथिंग ऑन वेव एनर्जी, ऑल्दो वी हैव गॉट अराउंड 1000 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ सी, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं. खैर, तो डायरेक्ट करंट की तरफ आ जाते हैं. खुदा आई गेस यू आर इन अफ्रीका. तो अफ्रीका का मुझे आइडिया नहीं है. समर चल रहा होगा बिल्कुल, और अफ्रीका का तो समर भी बहुत ही खतरनाक वाला समर होता है बिकॉज मोस्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज लाई ऑन द इक्वेटर. तो इक्वेटर लाइन पर लाई करने वाले तो ज्यादातर कंट्रीज बहुत हॉट होते हैं एंड दे आर डस्टी एंड दे आर डेजर्टेड एज वेल. तो खैर, अब आ जाते हैं वापस डीसी की तरफ. तो डीसी में हमारे पास सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है, और सोलर पैनल भी हो सकता है. सो ऑल ऑफ दीज आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ डीसी. अब आखिरी चीज आज हम लिखेंगे जो कि
कन्वर्जन है that if we want to convert AC into DC, we basically use डायोड, और प्रोसेस का नाम होता है रेक्टिफिकेशन। प्रोसेस का नाम क्या है? रेक्टिफिकेशन। जबकि अगर मैं डीसी को कन्वर्ट करना चाहूं इनटू एसी, तो मैं यूज करूंगा इन्वर्टर। आई होप इन्वर्टर का नाम आप में से काफी स्टूडेंट्स ने सुना होगा, क्योंकि सोलर पैनल्स के साथ इन्वर्टर लगाना लाजमी है, क्योंकि सोलर पैनल्स बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं आपका डायरेक्ट करंट, और हमें अप्लायंसेस में चाहिए होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आपका जो सोलर पैनल है वो कभी भी आपके अप्लायंसेस को नहीं चला सकता अंटिल यू हैव इन्वर्टेड द करंट। सो वी यूज इन्वर्टर and the process is named as inversion. And where do we use AC and DC? तो AC को हम यूज करते हैं होम अप्लायंसेस में, लाइक एनी होम अप्लायंस इज वर्किंग ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट, वो डीसी करंट पे काम नहीं कर सकता। जबकि आपके जो बैटरी बैक्ड अप्लायंसेस होते हैं वो सब डीसी पे काम करते हैं, वो एसी पे काम नहीं कर सकते। लाइक योर मोबाइल फोन, इफ यू लाइक गिव पावर डायरेक्टली टू द मोबाइल फोन, उसने कभी भी नहीं चलना है। आप अगर बैटरी रिमूव कर दें और उसको डायरेक्ट पावर सप्लाई देंगे, वो कभी भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो डिजाइंड ही नहीं है एसी के ऊपर काम करने के लिए। तो जितने भी बैटरी बैक्ड अप्लायंसेस होते हैं उन सब में आपको डीसी करंट ही यूज करना होता है। लाइक योर मोबाइल फोन, योर लैपटॉप, आईपैड्स, योर लाइक electric watches and everything, all of them are working on battery, so they are basically running on DC supply. So any battery backed appliance is using DC. I hope this is perfectly clear. आज के लिए हम फिर इतना ही रखेंगे, but before leaving I need a confirmation from all of you. If all of you are perfectly clear, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी? ओके परफेक्ट। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी ट्यूसडे को। और एक बुरी खबर ये है कि हो सकता है आपका टेस्ट हो जाए ट्यूसडे को, क्योंकि 12 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे और हमारा टेस्ट अभी तक ड्यू है। तो थर्ड टेस्ट इंशाल्लाह ट्यूसडे को होगा या अपकमिंग डेज में किसी भी दिन हो सकता है। तो आप लोगों ने रेडी रहना है टेस्ट के लिए। टेस्ट इसलिए ड्यू है क्योंकि मिड्स चल रहे थे आप सबके, और टेस्ट मैंने कंडक्ट इसीलिए नहीं किया था ताकि आप लोग मिड्स दे सकें सुकून से। सो नाउ वंस लाइक सिंस ऑल ऑफ यू आर डन विद द टेस्ट और द मिड्स, तो आप तैयार हो जाएं फिर इंशाल्लाह टेस्ट के लिए। और फिजिक्स का तो है ही मिना, और मैथ्स का भी होगा इंशाल्लाह। तो मैथ्स का भी हो सकता है ट्यूसडे को हो जाए या फिर अपकमिंग डेज में किसी दिन होगा, बट इट वुड बी अ सडन टेस्ट। तो आप सबने रेडी रहना है इंशाल्लाह, फिर टेस्ट देखते हैं कैसा होता है, and then we'll plan accordingly. So see you then. Take care everyone. Allah Hafiz.